मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ठीक है सर। कैसे हैं छोटू जी? छोटू कैसे हैं? रवि, रवि कैसे हो? जी ठीक है चलो आज सर। जनरल टॉपिक करते हैं। हाय, बहुत दिन के बाद तुम लोगों से मुलाकात हुई। ठीक है, आज एक जनरल टॉपिक करते हैं बेटा। ऐसा है, आगे जब रिसर्च विसर्च करोगे ना तो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा हम इकोनोमेट्रिक्स के बारे में बताते हैं। आप लोगों का EC1 या 2 के किसी ग्रुप में है भी है। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हाय अमरजीत, हाउ आर यू? हेलो, नहीं, आवाज नहीं आ रही है। एनीवे, लेट अस गो अहेड विद दिस। तो नेचर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एंड इकोनॉमिक डेटा, आज आपको हम बताएंगे नेचर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एंड इकोनॉमिक डेटा। तो क्या है, व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स? अभी तक हम इकोनॉमिक्स पढ़े, मतलब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़े, इकोनोमेट्रिक्स क्या हो गया भाई? तो इकोनोमेट्रिक्स क्या है कि इमेजिन दैट यू आर हायर्ड बाय योर स्टेट गवर्नमेंट टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पब्लिकली फंडेड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको एक नौकरी मिली, आपको हायर किया गया और आपको मूल्यांकन करना है कि जो पब्लिकली फंडेड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करके जो जॉब का ट्रेनिंग देती है, तो उसको इवेलुएट करने के लिए आपको नौकरी मिली। ठीक है, तो आप कैसे इवेलुएट करेंगे? तो इसको इवेलुएट करने के लिए क्या होगा कि सपोज दिस प्रोग्राम टीचेज वर्कर्स वेरियस वेज टू यूज कंप्यूटर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मान लो कि ये प्रोग्राम जो है क्या ट्रेनिंग दे रही है, कि ये ट्रेनिंग दे रही है कि वर्कर्स को कि कंप्यूटर्स का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे करेंगे। अमरजीत हैज लेफ्ट। एनीवे, नो शायद प्रॉब्लम। नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है उनको सर। कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग। तो the 20-week program offers courses during networking hours. Any hourly manufacturing workers may manipulate, participate, and enrollment in all of the program is voluntary. If you are to determine what, if any, effect the training program has on each worker subsequent hourly base. आपको ये करना है कि आप एक प्रोग्राम है, 20 आवर्स का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर्स का क्या उपयोग होगा और इसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इवेलुएट करना है आपको। तो आप कैसे करो, है ना? तो नाउ सपोज यू वर्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंक, या दूसरा एग्जांपल ले लो कि आप इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हैं एंड यू हैव टू स्टडी द रिटर्न्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको स्टडी करना है। अब बताता है ना कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऐसे कीजिए, वो बैंक का इंश्योरेंस वाला बताता है कैसे इन्वेस्ट कीजिए तो इतने साल में इतना मिलेगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन वो कैसे करता है, अगर आप मान लीजिए आपको ऐसा करना है तो कैसे करोगे? द टॉक ऑफ आंसरिंग सच क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चन का आंसर होगा, मे सीम डाउंटिंग एट फर्स्ट। आपको लगेगा यार ये हो भी सकता है क्या, इज इट पॉसिबल, हम कैसे करेंगे? At this point, you may only have a vague idea of kind of data you would need to collect. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा किस तरह का, अस्पष्ट किस तरह का डाटा कलेक्ट करें, उसको कैसे स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या मिलेगा, या हमको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेलुएट करने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए। शुरू में दिक्कत होगी, बट अगर बाय द एंड ऑफ दिस, अब ये जो कोर्स है दिस इकोनोमेट्रिक्स, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो काम वो पहले हमने अभी डिस्कस किया वो इतना टफ नहीं है, इतना कठिन नहीं है। तो बाय द एंड ऑफ द दिस इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स कोर्स, जो मतलब जो परिचय कोर्स का परिचय इकोनोमेट्रिक्स का है, ये आप जान पाएंगे कि यू शुड नो by the end of this course, you should know how to use econometric models to formally evaluate a job training program or test a simple economic theory. तो मतलब इसके लिए क्या होता है ना, एक मैथमेटिकल मॉडल हमें डेवलप करना होता है जिसके बेस पर हम स्टडी करें। एक इक्वेशन बनाते हैं ना, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा। और इस कोर्स को, इसका जब बेसिक्स आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मॉडल बनाया कैसे जाता है। तो इकोनोमेट्रिक्स है क्या? इकोनोमेट्रिक्स इज बेस्ड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप।
इकोनॉमिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड जो यूज करते हैं उसी को कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। एंड इवेलुएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन उपयोग इकोनोमेट्रिक्स का उपयोग देखिए, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स इज द फोरकास्टिंग, अनुमान लगाना किस चीज का, ऑफ सच इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज है उसका अनुमान लगाना, लाइक प्राइस लेवल क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या होगी, इस तरह के जो मैक्रो लेवल इश्यूज है उसका अनुमान लगाने में इकोनोमेट्रिक्स का काम आता है, ठीक है। ये वेरिएबल जैसे आप क्या होगा, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स इज फोरकास्टिंग ऑफ सच इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एज क्या क्या है, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एटसेट्रा। ये सब का जो अनुमान लगाने में हम इकोनोमेट्रिक्स का यूज करते हैं, इसका उपयोग आता है। Whereas forecast of economic indicators are highly visible and often widely published, econometric models can be used in economic areas that have nothing to do with the macroeconomic forecasting. कुछ ऐसे उदाहरण हमने बताया जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को हम यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं जो पब्लिश भी होता है, लेकिन देयर आर सम अदर इश्यूज आल्सो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इश्यूज है जिसके फोरकास्टिंग के लिए हम इकोनोमेट्रिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉडल यूज करते हैं, बट वो वाइडली पब्लिश नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इकोनोमेट्रिक्स हैज इवॉल्व्ड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स के अलग एक डिसिप्लिन डेवलप हुआ, ये इकोनोमेट्रिक्स हैज इवॉल्व्ड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, अलग एक पढ़ने का डिसिप्लिन डेवलप हुआ फ्रॉम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अलग से क्यों पढ़ना पड़ा, बिकॉज द फॉर्मर, मतलब कि स्टैटिकल फॉर्मर फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम्स इनहेरेंट इन कलेक्टिंग एनालाइजिंग नॉन एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक डाटा। नॉन एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक डाटा क्या है, are not accumulated through controlled experiments on individual firms or segments of the economy. अब naturally econometricians have borrowed from mathematical statistics. ये borrow किया है mathematical statistics से wherever possible. The method of multiple regression analysis is a mainstay in both the fields. Regressive analysis का बहुत important role है इसमें, statistical mathematics में भी और इसमें भी, but its focus on interpretation can differ markedly. दोनों में इसका जो इंटरप्रिटेशन, इसकी विवेचना करने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है। ओके, पंकज इज ज्वाइनिंग, नहीं सर आज पंकज सर भी नहीं आए। अमरजीत इज ज्वाइनिंग, ओके। छोटू जी दाओ कैसे स्टेप्स बनाएंगे इसका, एक तरह से ना पीपीटी बना के हम आपको जब बताएंगे इकोनोमेट्रिक मॉडल कैसे बनाते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज हम आप लोगों को कनेक्ट करना चाहते थे आफ्टर लॉन्ग टाइम। इकोनोमेट्रिक्स को हम इसलिए लिए कि ये रिसर्च के लिए बहुत काम आएगा, जो अभी फर्दर ज्वाइन किया उसके लिए बता दे रहे हैं, और इकोनॉमिक मॉडल्स के बेस पे आगे आप रिसर्च करेंगे। और इकोनोमेट्रिक्स एक ऑप्शंस भी है, कहीं किसी बच्चे ने लिया नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस ऐसे आ रहे हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा सारे जो इलेक्टिव कोर्सेस हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है। तो आज हमने इकोनोमेट्रिक्स को चुना, इसीलिए एक जनरल चीज है और रिसर्च में काफी काम आएगा। तो एक एग्जाम्पल लो कैसे इकोनोमेट्रिक्स में क्या करना है, इकोनोमेट्रिक मॉडल डेवलप करना होता है, ठीक है। इकोनोमेट्रिक मॉडल डेवलप करेंगे, अभी हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा, अब इकोनोमेट्रिक मॉडल कैसे डेवलप करेंगे। तो आज मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर देता हूं, मैं इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो एक एग्जांपल लो, ठीक, एग्जांपल लो। इन अ सेमिनल आर्टिकल, एक एग्जांपल है, एक आर्टिकल है, उसमें नोबेल प्राइज विनर गैरी बेकर एक है, नोबेल प्राइज मिला है इनको। वो पोस्टुलेटेड ए यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेशन इन क्राइम।
एक आदमी क्राइम में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, किसकी क्या संभावना, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया। तो उन्होंने देखा कि सर्टेन क्राइम्स हैव क्लियर इकोनॉमिक रिवार्ड्स। कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिसका उसको सीधा इकोनॉमिक अवार्ड मिलता है, बट मोस्ट क्रिमिनल बिहेवियर्स हैव कॉस्ट्स। जो हम अगर गलत काम करते हैं, ठीक है, अगर हम गलत काम करते हैं, क्राइम करते हैं, तो हमें उसके बदले में कुछ इकोनॉमिक फायदा होता है, बट जनरली उसने देखा कि इसमें कॉस्ट होता है, मतलब आपका नुकसान होता है। अब कैसे होता है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्राइम प्रिवेंट द क्राइम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अदर एक्टिविटीज सच एज लीगल एम्प्लॉयमेंट। अब उसमें से जो छुपा हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफिनेशन आप लोगों को पता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करता है? उसको अदर लीगल काम करने से रोकता है और क्राइम की तरफ इन्वॉल्व करता है। इन एडिशन देयर आर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट। फायदे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि उसको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट क्या उससे इनहेरिटेड है? पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, और अगर कन्विक्टेड हुआ तो उसको फर्दर, और अगर प्रूव हो गया तो फर्दर और सजा मिल सकती है। फ्रॉम बेकर्स पर्सपेक्टिव, अब बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, द डिसीजन टू अंडरटेक इलीगल एक्टिविटी इज वन ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन विद द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कंपीटिंग एक्टिविटीज टेकन इनटू अकाउंट। अब क्या है कि उसको जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो उसको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा अगर वो पकड़ा जाता है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो अंदर जनरल एजम्पशंस एक मान्यता ये है कि वी कैन डिराइव एन इक्वेशन, हम एक ना समीकरण बनाएंगे। अब अगर हमको इसको स्टडी करना है कि कितने लोग क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, कितने डर से नहीं इन्वॉल्व होते हैं, अगर इस तरह का हमें एक स्टडी करना होगा तो हम एक मॉडल डेवलप करेंगे। मॉडल डेवलप करने के लिए हमको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ, क्या करेंगे, जनरल एजम्पशन, वी कैन डिराइव एन इक्वेशन, हम एक इक्वेशन निकालेंगे डिस्क्राइबिंग, जो बताएगा, विश्लेषण करेगा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटी, डन, अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर। एक आदमी कितना टाइम क्राइम में इन्वॉल्व होगा वो डिपेंड करेगा किस किस फंक्शन पे। तो वी माइट रिप्रेजेंट इन सच फंक्शन, इस फंक्शंस को हम कैसे डिनोट करेंगे? मान लो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6, ऐसे मान लो एक इक्वेशन बनाया है। ये स्टेप्स है, मॉडल बनाने के स्टेप्स है, धीरे धीरे आगे और बताएंगे आप। तो मान लो यहाँ y क्या है? y इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 अगर हम कहते हैं, y इज इक्वल टू, जो एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल के बेस पे हम लेते हैं, तो y है आवर्स स्पेंड इन क्रिमिनल एक्टिविटी। एक आदमी अगर मान लो डीमोटिवेटेड है, अगर गलत संगत में पड़ गया, तो क्राइम में जाने की उसकी कितनी संभावना है, नंबर 1। और x1 इज द वेज फॉर एन आवर स्पेंड इन, अगर x1 क्या है, ये डिपेंड किस पे करेगा, फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4, मतलब किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा y का वैल्यू। तो y का वैल्यू डिपेंड करेगा पहला कि अगर वो मान लो गलत काम करता है तो उसको कितना पैसा मिल सकता है, x1। x2 हो गया आवरली वेज इन लीगल एम्प्लॉयमेंट, वो कंपेयर करेगा कि अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, गलत करने में कितना पैसा मिलेगा। अगर उसको लगता है कि अगर उसको ठीक से एजुकेशन नहीं दिया गया और उसको लगता है कि यार सही काम करने में इतना ही पैसा मिलता है, लीगल काम करने में गलत क्यों करें कि ज्यादा पैसा मिलता है, उसके वजह से भी वो डिसीजन ले सकता है गलत काम करने का, जो कि गलत है। उसके बाद इनकम अदर देन फ्रॉम क्राइम और एम्प्लॉयमेंट, एक इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। जरा सोचो किस किस चीज पे असर पड़ सकता है आपको। अगर मान लीजिए एज ए बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट एक नया ये है, तो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट आपको अगर ये स्टडी करने के लिए दे दिया गया कि एक आदमी क्राइम में जाएगा वो किस किस फैक्टर पर निर्भर करेगा, तो आप क्या मॉडल बनाएंगे? तो आप बोलेंगे वाई, क्राइम में कितना घंटा वो क्राइम में दे सकता है, वो किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5। अब यहाँ मानते हैं हम x1 क्या है, हमने x1 तो बोल दिया हम, लेकिन वो एक्चुअल फैक्टर क्या होगा? तो एक चीज इस पे डिपेंड करता है कि उसको अगर गलत काम करने से कितना पैसा मिल जाएगा, दूसरा वो कंपेयर करेगा कि लीगल काम करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, दोनों में क्या अंतर है, तीसरा वो देखेगा इन दोनों के अलावे अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो कितना पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है, अदर सोर्सेस। उसके बाद वो ये भी देखेगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉट, पकड़े जाने की संभावना इसमें क्या है। अगर ज्यादा पकड़े जाने की संभावना है समटाइम्स लोग नहीं करेंगे, कम पकड़े जाने की संभावना है तो थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, तो ये भी फैक्टर इन्वॉल्व होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कन्विक्टेड, अगर पकड़ा गया, पहले तो वो सोचेगा कि पकड़े जाने की संभावना कितनी है, उसके बाद वो देखेगा कि अगर पकड़े गए तो हमको सजा मिलने की संभावना कितनी, बच जाएंगे या सजा मिल जाएगी, वो भी देखेगा। उसके बाद देखेगा कि अगर कन्विक्टेड हो गए तो सजा कितनी मिलेगी, सजा मिलने की संभावना कितनी है, फिर सजा मिल गई तो सजा कितनी मिलेगी। उसके बाद एक एज फैक्टर भी होता है, अरे यार अब हम इस काम नहीं करेंगे, भी क्राइम्स जाने में रोकता है कि अब हम इस उम्र में ये काम। हेलो सर, एनीवन? सर गुड आफ्टरनून सर, बीच में रोकने के सॉरी सर। एनी सर क्वेश्चन? लेट से ज्वाइन किए, समझ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में, डोंट वरी, क्योंकि फिर से वही चीज बोलते हैं तो हम थोड़ा रिपीट करते रह जाएंगे। यू डोंट वरी, रिकॉर्डेड वीडियो हम आपके ग्रुप में। हेलो, और कुछ बोलो? एनीवे लेट मी कंटिन्यू, टॉपिक क्या है? वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हमको एज ए बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, या मान लो हमको एक स्टडी करना है कि एक आदमी क्राइम में कितना इन्वॉल्व होगा, अगर गैरी बेकर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो इस फैक्टर को ध्यान में रखेगा गलत काम करने से पहले। तो अदर फैक्टर्स जनरली अफेक्ट अ पर्सन्स डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन क्राइम, बट द लिस्ट एबव इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट माइट रिजल्ट फ्रॉम फॉर्मल इकोनॉमिक एनालिसिस। अगर हमने और भी फैक्टर्स वो कंसीडर कर सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैक्टर्स वो एनालिसिस करेगा वो हमने लिस्ट किया अभी जो आपको बताया। अब इसी सब के बेस पे मॉडल बनता है। और दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, अभी हम 2-3 एग्जांपल्स आपको बताएंगे, फिर इसको हम स्टडी करने के लिए मॉडल्स कैसे बनाएंगे वो बताते हैं आपको। तो formal economic modeling is sometimes the starting point of empirical analysis, but it is a more common use in economic theory, less formally, or even to rely entirely in tuition. अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लो कि कंसीडर, एक दूसरा प्रॉब्लम आपको दिया जाता है, कंसीडर द प्रॉब्लम पोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेक्शन 1.1, जो हमने बताया कि आपको एक ट्रेनिंग पॉइंट प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए दिया जाता है, तो कैसे करेंगे। Labor economist would like to examine the effects of job training. अब आपको एज ए लेबर इकोनॉमिस्ट आपको गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए अगर अपॉइंट किया गया तो आप क्या क्या ध्यान में रखोगे। ठीक है, आपको काम मिला, आप कैसे करोगे, तो क्या करोगे, बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट फॉर रियलाइजिंग द फैक्टर्स सच एज। अब इसमें क्या क्या ध्यान देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको इवैल्यूएट करना है तो आप क्या क्या पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, आप उसको इवैल्यूएशन का वो क्या किस किस चीज का वो फंक्शन होगा। तो आप देखोगे कि एजुकेशन पे आप ध्यान दोगे, एजुकेशन लेवल वर्कर का क्या है, एक फैक्टर ये हो सकता है, एक्सपीरियंस वर्कर का क्या है, वो एक फैक्टर हो सकता है, ट्रेनिंग वर्कर की प्रोडक्टिविटी को कितना अफेक्ट कर रहा है वो एक पॉइंट हो सकता है, एंड economists are well aware that workers are paid, उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है, पे किया जा रहा है। दिस सिंपल रीजनिंग लीड्स टू अ मॉडल। अब इस तरह से आप जब सोचेंगे, अभी आपको कितना दिक्कत हो रहा था जब हमने शुरू में आपको बताया कि आपको एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना है तो क्या क्या डाटा लोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, हमने एक क्वेश्चंस को डील किया, उसमें देखा क्या क्या कंसीडर पॉइंट हो सकता है, फिर हमने जो पहला क्वेश्चन डील पूछा था उसको जब हमने डील किया तो उसके बाद बन के आया कि अगर हमको गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना है तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यार एजुकेशन लेवल क्या है, तो एजुकेशन लेवल का डाटा लेंगे हम। देन हमें ये होना चाहिए कि उसकी जो है कैपेबिलिटी क्या है लेबर्स की, ट्रेनिंग इफेक्ट होने के बाद उसकी ट्रेनिंग कराने के बाद प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सब पॉइंट को देखते हुए हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, तो बनेगा बेस। बेस इज फंक्शन ऑफ,
एक बंदा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका वेज किस किस चीज पर अफेक्ट, किस चीज से प्रभावित होगा? तो वो प्रभावित होगा, पहला एडुकेशन, उसकी शिक्षा क्या है। दूसरा डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस, तीसरा ट्रेनिंग एंड एक्सेट्रा। कहने का मतलब आप कहोगे, पहले एक फंक्शन बनाओगे कि वेज इज फंक्शन ऑफ एडुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, डॉट डॉट डॉट। तो वेज क्या है? आवरली वेज, पर घंटा उसको कितना मिलता है। एडुकेशन दैट इज ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन कितने सालों पाया है। देन उसको काम करने का एक्सपीरियंस कितना है, और उसको कितनी जॉब ट्रेनिंग दी गई, काम का ट्रेनिंग कितना दिया गया। तो इस तरह से आपने एक मॉडल, एक फंक्शन बनाया, एक इक्वेशन बनाया। तो आफ्टर दी स्पेसिफाई द इकोनॉमिक मॉडल, जब हमको इकोनॉमिक मॉडल बन जाता है, अब उसको क्या करते हैं, हम इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने क्या बनाया? इकोनॉमिक मॉडल बनाया, और उसको कन्वर्ट करेंगे अब इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में। तब तो वैल्यू डाल के हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। समझ में आई बात? तो सपोज पहला चीज लेते हैं, जैसे हमने क्राइम का एक डाटा लिया था, तो उसको हम लोग डेवलप करेंगे। ऐसे मॉडल कुछ इस तरह का बनेगा कि क्राइम इज इक्वल टू β0 प्लस β1 बेस प्लस β2 ऑथनिक, वो क्या है वो बता रहे हैं। देन β2 फ्रीक्वेंसी, β2 ऑथनिक, β3 फ्रीक्वेंसी, β4 फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्विक्शन, और β5, मतलब एक लीनियर इक्वेशंस डेवलप करें। ये कुछ नहीं है, एक लीनियर इक्वेशंस डेवलप होगा। लीनियर इक्वेशंस डेवलप होगा, उसमें क्राइम जो है वो मेजर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, देन द वेज दैट कैन बी अर्न इन लीगल एम्प्लॉयमेंट। अभी जो सारे फैक्टर्स बताया उसको हम पैरामीटर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। पहला होगा β0, दूसरा होगा β1 इंटू वेज, तीसरा होगा, सब में पैरामीटर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और एक इकोनोमेट्रिक मॉडल बन जाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन जब डेवलप हो जाएगा, तब उस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से एक मॉडल हम बना। दूसरा एग्जांपल जब लेते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का, तो उसका मॉडल कैसे डेवलप करेंगे? तो बेस इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन ऑफ क्या क्या है? एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, तो वो उसका मॉडल बनेगा बेस इज इक्वल टू β0 a प्लस bx होता है ना फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन का। फिर से वही रिपीट करना पड़ेगा मुझे, पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो β0 प्लस β1 इंटू एजुकेशन प्लस β2 इंटू एक्सपीरियंस प्लस β3 इंटू ट्रेनिंग, और एक प्लस और मॉडल में हम लोग ऐड कर देते हैं u प्लस u जो होता है कि मिसलेनियस, कोई और एरर अगर होगा तो हम उसको जोड़ के घटा के एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका जब हम पीपीटी में आपको देंगे तो आपको थोड़ा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और कुछ एक आध मॉडल का प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे उसी क्वेश्चंस में डाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें इकोनॉमिक डाटा मॉडल बनाना आ गया, हमें इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाना आ गया। अब उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उससे डाटा कैसे कलेक्ट होगा। तो डाटा कलेक्ट कैसे होगा उसके पहले हमें ये जानना है कि डाटा कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डाटा कितने तरह के होते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर लो। तो यहाँ इकोनॉमिक डाटा होता है, पहला होगा क्रॉस सेक्शनल डाटा। ठीक है, इकोनॉमिक डाटा कौन सा होगा? क्रॉस सेक्शनल डाटा। ठीक है बेटा। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्रॉस सेक्शनल डाटा का इंपॉर्टेंट फीचर्स ये होता है कि वी कैन ऑफन एज्यूम दैट दे हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय रैंडम सैंपलिंग। क्रॉस सेक्शनल डाटा में हम एज्यूम करते हैं कि जो डाटा लिया गया वो रैंडम सैंपलिंग से लिया गया है, मतलब कोई भी पॉपुलेशन से रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है। And cross-sectional data used for econometric analysis can be represented and stored in computers. Cross-sectional data को computers में सेव किया जा सकता है। तो पहला डाटा क्या हुआ? Cross-sectional data। समझ में आई बात? Second is time series data। आप लोग सब रिस्पॉन्ड भी कीजिए बीच बीच में, ठीक है।
यस सर, नो सर बोलते रहिए। आवाज आ रही है हमारी? जी सर। ओके, तो पहला हो गया क्रॉस सेक्शनल डाटा, दूसरा है टाइम सीरीज डाटा। स्टैटिस्टिक्स में टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ा था। टाइम इन्वॉल्व होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी, टाइम की फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, उससे रिलेटेड डाटा जो होती है उसको टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। तो टाइम सीरीज डाटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल और सेवरल वेरिएबल ओवर टाइम। समय के इंटरवल पे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। सपोज जैसे एक साल में कितना होगा, एक महीने में कितना होगा, 6 महीने में, 6 मंथली, 3 मंथली, इस तरह से जो डाटा कलेक्ट होता है उसको कहते हैं टाइम सीरीज डाटा। मतलब टाइम सीरीज डाटा सेट कंसिस्ट्स ऑफ observations on a variable or several variables over time. Examples of time data include stock prices. स्टॉक का प्राइस देखते हो ना, शेयर बाजार में देखते हो 3 महीने का कितना रिकॉर्ड है, 6 महीने का रिकॉर्ड हम देखते हैं। मनी सप्लाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना लेते हैं, 6 महीने पे जीडीपी बताते हैं, तो क्या हो गया, टाइम सीरीज डाटा हो गया ये। अगर मान लो एनुअल होमिसाइड रेट निकालना है, अगर हमको ऑटोमोबाइल सेल्स का फिगर निकालना है तो हम बोलेंगे यार मंथली कितना सेल होता है, 6 मंथली कितना सेल होता है। तो इस तरह के जो डाटा कहलाएंगे वो टाइम सीरीज डाटा कहलाएंगे। तो पहला हो गया क्रॉस सेक्शनल डाटा, दूसरा हो गया टाइम सीरीज डाटा, तीसरा होता है पूल्ड क्रॉस सेक्शन डाटा। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो क्रॉस सेक्शनल भी होते हैं और टाइम सीरीज भी होते हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे पूल्ड क्रॉस सेक्शनल डाटा। तो पूल्ड क्रॉस सेक्शन डाटा, इसका एग्जांपल है सपोज द 2 क्रॉस सेक्शनल हाउस होल्ड सर्वेज आर टेकन, वन इन 1985 एंड वन इन 1990। 2 सर्वे लिया गया, दोनों अलग अलग साल में। 1985 में एक रैंडम सैंपल ऑफ हाउस होल्ड सर्वे फॉर वेरिएबल्स सच एज इनकम, सेविंग्स, फैमिली साइज, और उसमें जो हमने स्टडी किया इनकम, सेविंग एंड फैमिली साइज को स्टडी किया। और 1990 में जो हमने सैंपलिंग लिया वो सर्वे, उसमें using same survey questions to increase our sample size we can form a pooled cross sections by combining the 2 years। अब 1995 के डाटा को 1990 के डाटा को हम एक साथ लेके हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के डाटा इन्वॉल्व हो गए, तो ये हो गया पूल्ड। पूल्ड का मतलब होता है इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, पूल कर लिया। पूल से क्या होता है, पूल क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, एक छोर से दो छोर को क्या करता है, जोड़ता है। पूलिंग का मतलब यही है, वहां से हम किसी से लेके उधर से लेके पूल करके दोनों को मिला के हम जब स्टडी करते हैं तो उस तरह के डाटा को कहेंगे पूल्ड क्रॉस सेक्शनल डाटा। 3 डाटा हो गया, कौन कौन सा हुआ, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज, हाँ पूल्ड क्रॉस सेक्शनल, वेरी गुड। एक और डाटा, अब आता है पैनल डाटा। ये सब बेटा आगे जब रिसर्च करना शुरू करो, भगवान करे आप लोगों को अच्छा इंटरेस्ट लगे उसमें रिसर्च में, तो ये सब बेसिक नॉलेज बहुत काम आएगा, इसलिए हमने ये टॉपिक चुना। आपका बहुत लोगों का प्रोजेक्ट भी है, आई थिंक पंकज छोड़ दिया ग्रुप क्लास, एनीवे नो प्रॉब्लम। तो पैनल डाटा क्या होता है, पैनल डाटा सेट, इसको लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी कहते हैं, पैनल डाटा को लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी कहते हैं। पैनल डाटा को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी कहते हैं। तो पंकज इसका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो पैनल डाटा को लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी कहते हैं। ये नेट के लिए ध्यान नोट कर लो, नेट वाले ये क्वेश्चन नोट कर लो, पैनल डाटा इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल डाटा। नेट वाले याद नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, पैनल डाटा इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल डाटा। उसको कहते क्या है, set consists of time series for each cross sectional member in the data set। एग्जाम्पल ले लो, सपोज वी हैव बेस, जो हमने पीछे स्टडी किया है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री फॉर ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉलोड ओवर 10 years पीरियड। 10 साल तक 3 चीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और वेज को अगर हमारे पास स्टडी है, अगर डाटा है, तो we might collect information such as investment and financial data about the same set of firms over a 5-year period
Panel data can be also collected on geographical units. For example, we can collect data for the same set of countries in the in country on immigration flows, tax rates, wage rates, government expenditure, etc. So key features of panel data are that distinguishes, जो मेन इसका फीचर है जो उसको अलग करता है किस चीज से, क्रॉस सेक्शनल डाटा से, वो ये है कि सेम क्रॉस सेक्शनल डाटा यूनिट्स आर फॉलोड ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। समझ गए? तो ये जो कितने तरह के डाटा हमने बताया आपको, लॉन्ग फर्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा, टाइम सीरीज डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा, एंड पैनल डाटा जिसको लॉन्गिट्यूडनल डाटा कहते हैं। तो नट सेल में हमने आज देखा कि हम इकोनॉमिक मॉडल कैसे बनाएंगे, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल कैसे बनाएंगे, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को जब बना लेते हैं तो उसके बाद जो उससे रिलेटेड डाटा रिक्वायर्ड होगा तो किस किस तरह का डाटा हो सकता है, और उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम बताएंगे आपको, हम एक क्वेश्चंस लेंगे और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मॉडल बनाएंगे और मॉडल को सॉल्व कैसे करेंगे। और उससे पहले आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार रिग्रेसिव एनालिसिस हमने जो पढ़ाया था पिछले आपको सेमेस्टर 2 में स्टैटिस्टिक्स में, एक बार ध्यान से देखना और उसके बाद आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। लीनियर इक्वेशंस क्या है, वाई इंटरसेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, देन पैरामीटर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, स्लोप कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बाकी अब आप लोग बताइए, नाउ क्वेश्चन आवर, आप लोगों के साथ कोई समस्या, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। लेट्स हैव कॉमन डिस्कशन। क्या आप लोगों को तरीका है कि ये टॉपिक शुरू किया जाए, वो टॉपिक शुरू किया जाए, तो बताओ, फटाफट बताओ। सर सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा कि नहीं सर? क्या बेटा? आप लोगों का एग्जाम, फाइनल एग्जाम अभी तक गवर्नमेंट चाह रही है कि फाइनल एग्जाम लिया जाए, तो एग्जाम लिया जाएगा, मेंटली तैयार ही रहिए आप लोग, ठीक है। और इंटरनल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन कल अभी सर से डिस्कस हुआ था, प्रेम सर से, खान सर से, तो किस तरह से गूगल फॉर्म्स वगैरह या गूगल क्लासरूम के थ्रू आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दे के आपका ये किया जाए, ताकि सारे बच्चे, मेन दिक्कत ये हो रही है कि अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो सारे बच्चे को जोड़ा कैसे जाए, उनका अटेंडेंस कैसे किया जाए, वो समस्या आ रही है। और सबको हम बुला भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें हम कॉलेज बुला भी नहीं सकते हैं। तो देखते हैं क्या, कुछ ना कुछ तो तय किया जाएगा। असाइनमेंट्स आप लोग तैयार करके रखिए, वो डेट सर बताएंगे तो धीरे धीरे करके जैसे जिसको जैसे आराम हो, किसी को आने में दिक्कत भी अभी होगी तो सर उसको सबमिट ऑफलाइन करेंगे कि ऑनलाइन करेंगे? असाइनमेंट्स बना के रख लो ऑफलाइन, पेपर पे हम लोग लेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे। तो ऑफलाइन तो कॉलेज जमा हो सर कि वही ऑनलाइन करेंगे जमा? अच्छा, भेजने का देखते हैं क्या कर सकते हैं, मोडेलिटीज वो भी तय हो रही करेंगे, जैसा गाइडलाइंस मिलता है फिर बताएंगे। आप लोग उसको बना के रखिए केवल, इसलिए हमने ग्रुप में लिख दिया था। और इंटरनल का सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, बाकी और बताओ। एनी स्पेसिफिक टॉपिक जो चाहते हो कि हम डिस्कस करें, आप लोगों के मन में आए कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक किया जाए? नहीं सर जो पढ़ा स्टैटिक, अभी स्टैटिक से नहीं पढ़ा रहे थे ना? मैंने अभी आप लोगों का ना ईसी इलेक्टिव कोर्स में एक इकोनोमेट्रिक्स का पेपर है, इकोनोमेट्रिक्स, हमने उसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, ठीक है बेटा। वो स्टैटिस्टिक्स का ही दूसरा कन्वर्टेड तो वो सर तो कोई लिया नहीं लिया है, लेकिन जो आपने, जैसे आपने रिसर्च लिया हुआ है, तो जो प्रोजेक्ट लिए हैं ना, उसको फ्यूचर में जब एडवांस रिसर्च करेंगे तो उनको काम आएगा ये मॉडल्स, ठीक है जी। आपके लिए तो बहुत ही उपयोगी है ये चीज जो हमने कराया अभी, और आगे जब एक आध क्वेश्चंस करा देंगे। मॉडल बनाना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है और इकोनोमेट्रिक्स का रोल इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़ गया है। जितने रिसर्च हैं सब, आप नया रिसर्च पेपर्स वगैरह किसी का पढ़ोगे तो आपको अल्फा बीटा गामा ये सब लिखा हुआ मिलेगा, आपको कुछ दिक्कत, अरिमा
ARIMA, देन GARCH, इस तरह से डाटा लिखा रहेगा मिलेगा, तो आपको वो सब जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए फिनिश करते हैं और हम कल इसी टाइम में मिलेंगे। एनी प्रॉब्लम? ठीक। टाइम जी ठीक है? नहीं नहीं जी, टाइम ठीक। अगर हम स्किप करेंगे, किसी वजह से क्लास नहीं ले पाएंगे, तो हम आपको पहले ही बता देंगे। और लेट अदर फ्रेंड्स आल्सो जी। नो सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, समय नॉर्मल हो जाएगा, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अपनी तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, ठीक ठीक। जो भी तैयारी है फुल जोश में करते रहो, इसी समय का पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, क्योंकि जब समस्याएं, जी। जब परिस्थिति बहुत गंभीर होती है तो सफलता बहुत आगे से अच्छी होती है। ठीक है, ऊपर वाला जब बहुत कष्ट देता जी। है तो समझो बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। तो आप लोग लगे रहिए। ठीक है, ठीक है सर। चलो बेटा, गुड डे। जी थैंक यू आज सर। मेरा ये चौथा क्लास है लगातार 9 बजे से। बीए पार्ट 1, पार्ट 2, सेमेस्टर 2, अभी सेमेस्टर 4। हाँ, पार्ट 2 का भी ले रहे हैं सर? आज बीए मैंने का भी ले 4 रहे हैं? क्लास लिया है, 9 बजे से लेके अभी तक मैं क्लास ही ले रहा हूँ। बीए पार्ट 1 9 से 10, जी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, जी एक्चुअली मैं ठीक। आज सारे बच्चों से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, सो दैट बच्चों में एक फीलिंग नहीं आए कि भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीचर्स कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं, कॉलेज क्या होता है, ऐसा नहीं होना है। आप लोगों को एक फील करते रहना है और एक जो रिलेशंस है उसको मेंटेन रखना है, और पढ़ाई के प्रति आप लोग लगे रहिए, घबराइए मत, कोई नेगेटिव सुनने की जरूरत नहीं है। और इंस्ट्रक्शंस जो हमारे यूनिवर्सिटी का आएगा वही फॉलो कीजिए, बाकी सबको सुनिए लेकिन उस पर विश्वास जी रखिए। ठीक है, ठीक ठीक सर से जो मैसेज आएगा वो हम आप लोगों को डाउनलोड नीचे बताएंगे। बस निश्चिंत रहिए, ठीक। ग्रुप से जुड़े रहिए, एक्टिव रहिए और मैसेज मिलता रहेगा। चलो बेटा, गुड डे, एंजॉय, और 10-12 दिन और सुरक्षित रहो। ये 10-12 दिन बहुत टेंशन का पीरियड है, सुरक्षित रहना, जी ज्यादा बाहर बाहर नहीं निकलना। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल सिचुएशंस हमारे हो जाएंगे। टेक केयर ऑफ ठीक योर हेल्थ, अपने फैमिली का हेल्थ कीजिए, ठीक। मम्मी पापा का ध्यान रखिए, सबका ख्याल रखिए, भाई बहन सबके, आस पास पड़ोस। ठीक है, जी। ओके, चलो गुड डे।